कहानी की शुरुआत सन 1996 से होती है। समुंदर के किनारे एक शख्स दौड़ता चला जा रहा था कि अचानक उसे रेत में एक पुराना सा वीडियो गेम कंसोल दिखाई देता है। वह उसे उठाकर घर ले आता है और अपने बेटे को दे देता है। लड़का उसे देखता है और हंसकर कहता है, ये तो लूडो जैसा खेल लग रहा है, और लापरवाही से एक तरफ रख देता है। लेकिन रात ढलते ही वो गेम जैसे जिंदा हो उठता है। उसके भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। लड़का उत्सुकता में उसे खोलता है तो अंदर से एक वीडियो कैसेट निकलती है। वह तुरंत उसे टीवी में चलाता है। गेम शुरू होते ही तेज रोशनी कमरे को घेर लेती है और पल भर में लड़का गायब हो जाता है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। सन 2017 में हम एक लड़के स्पेंसर को देखते हैं जो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है। तभी उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है, होमवर्क पूरा हुआ या नहीं। दरअसल स्पेंसर हमेशा अपने इस दोस्त के दबाव में रहता था और वही उससे जबरदस्ती अपना होमवर्क करवाता था। स्पेंसर घबराकर गेम बंद करता है और जल्दी जल्दी होमवर्क लिखने बैठ जाता है। फिर कहानी में आती है एक लड़की जो सोशल मीडिया की दीवानी थी। हर वक्त तस्वीरें खींचना, अपलोड करना, फॉलोअर्स बढ़ाना और लाइक्स का इंतजार करना, यही उसकी दुनिया थी। इधर स्पेंसर होमवर्क लेकर फ्रीक हाउस पहुंचता है, वही पुराना घर जिसके मालिक का बेटा 20 साल पहले गेम में गायब हो गया था। अब वो मकान डरावनी शक्ल ले चुका था, इसलिए लोग उसे फ्रीक हाउस कहते थे। इसी दौरान हमें एक और किरदार से परिचय मिलता है, मार्था। क्लास में उसकी अपने जिम टीचर से बहस हो जाती है और उसे सजा मिलती है। दूसरी तरफ स्पेंसर और उसके दोस्त का राज भी खुल जाता है कि होमवर्क उसने दूसरों के लिए किया है तो उन्हें भी सजा दे दी जाती है। और बेथनी जो क्लास में मोबाइल पर वीडियो कॉल कर रही थी, टीचर के गुस्से का निशाना बनती है और बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह ये चारों, स्पेंसर, उसका दोस्त, मार्था और बेथनी, सजा के तौर पर स्कूल की बेसमेंट में भेज दिए जाते हैं। बेसमेंट की खामोशी और पुरानी फाइलों की बू उनका काम था, मगर ये चारों ऐसा उबाऊ दिन नहीं बिताना चाहते थे। तभी उनकी नजर एक पुराने वीडियो गेम पर पड़ती है, वही गेम जिसने सालों पहले एक लड़के को निगल लिया था। स्पेंसर और उसका दोस्त उत्सुकता में उसे जोड़ते हैं। मार्था और बेथनी को भी बुला लिया जाता है। खेल शुरू होते ही अचानक सब कुछ थम जाता है। गेम बंद हो जाती है, लेकिन चारों एक एक करके खींच लिए जाते हैं सीधे उस गेम के अंदर। जब आंख खुलती है तो वे खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। अजीब बात यह थी कि वे अब अपने असली रूप में नहीं थे, बल्कि वही किरदार बन चुके थे जो उन्होंने खेल की शुरुआत में चुने थे। स्पेंसर, जो एक दुबला पतला और सहमा हुआ लड़का था, अब एक ताकतवर और निडर हीरो बन चुका था। वह हक्का बक्का होकर सबको बताता है, मैं ही स्पेंसर हूँ। मार्था, जो एक सीधी सादी और चुप सी लड़की थी, अब एक बहादुर और माहिर योद्धा में बदल चुकी थी। बेथनी, जो हमेशा सोशल मीडिया और फैशन में खोई रहती थी, चीख पड़ती है क्योंकि अब वह एक मोटे प्रोफेसर के रूप में कैद थी। और स्पेंसर का दोस्त, जो लंबा तड़ंगा था, अब एक छोटे कद का बायोलॉजिस्ट बन चुका था। वे सब एक दूसरे को देखते हैं, हंस भी पड़ते हैं और डर भी जाते हैं। उनकी असली दुनिया पीछे रह गई थी। अब वे गेम की दुनिया के किरदार बन चुके थे। बेथनी जब पानी के पास जाकर अपना चेहरा देखने की कोशिश करती है तो अचानक एक खतरनाक जानवर उसके पीछे आ जाता है। वो जानवर बेथनी को मुंह में दबोच लेता है और सबको लगता है कि अब वह मर गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वह आसमान से नीचे गिरती है और फिर से जिंदा हो जाती है। तभी सबके हाथ पर 3 काली लकीरें दिखाई देती हैं। उन्हें समझ आता है कि ये लकीरें दरअसल उनकी जिंदगियां हैं। हर किसी के पास सिर्फ 3 मौके हैं। 3 बार मर गए तो हमेशा के लिए खत्म। वो जानवर दोबारा हमला करता है और चारों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी अचानक एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और उन्हें वहां से निकाल ले जाता है। वह उनका स्वागत करता है और बताता है कि वे जुमानजी गेम के अंदर हैं। वो समझाता है कि इस गेम का एक विलन है। यह विलन जगुआर चीते की एक बड़ी मूर्ति से हीरा चुरा चुका है। उसी हीरे की ताकत से जंगल पर जादू छा गया है और सारे जानवर उसके हुक्म में आ चुके हैं। वह हीरा विलन को अजेय बना चुका है। वो आदमी स्पेंसर को हीरा थमाता है और कहता है, मैं ये हीरा विलन से चुरा कर लाया हूं। अब तुम्हें इसे वापस उसी मूर्ति में रखना होगा, लेकिन याद रखना, हीरा रखने से पहले जुमानजी पुकारना होगा, तभी यह गेम खत्म होगा। यह कहकर वह उन्हें एक नक्शा देकर चला जाता है। जब वे लोग नक्शा देखते हैं तो सबको खाली सा लगता है, मगर बेथनी, जो अब एक होशियार प्रोफेसर बन चुकी थी, तुरंत समझ जाती है कि यह खाली नहीं है। वह बताती है कि अभी हम पहाड़ों के बीच हैं और नक्शे में यही हिस्सा गायब है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसे यह सब कैसे पता। इसी दौरान स्पेंसर का हाथ अचानक अपने बाजू पर लगता है और एक स्क्रीन खुल जाती है। उस स्क्रीन पर सबकी ताकतें और कमजोरियां लिखी होती हैं। स्पेंसर के बारे में लिखा है कि वह बहुत ताकतवर है और तेज दौड़ सकता है, लेकिन उसकी कोई कमजोरी नहीं है। स्पेंसर का दोस्त जब अपनी डिटेल देखता है तो पता चलता है कि वह बायोलॉजिस्ट है, जानवरों को पहचानता है और उनसे बात कर सकता है। लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि अगर वह केक खाएगा तो मर जाएगा।
मार्था एक फाइटर डांसर निकलती है और बेथनी को नक्शा पढ़ने की खास क्षमता हासिल है। अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि वे सचमुच गेम के अंदर हैं और उन्हें यह खेल खेलना ही पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक बाइकरों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। चारों भागने और एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। एक बाइकर बेथनी पर हमला करता है, लेकिन मार्था तुरंत कूदकर उसे बचा लेती है और दुश्मन को गिरा देती है। स्पेंसर अपने दोस्त को कंधों पर उठाकर दौड़ने लगता है, क्योंकि वह भागने में सक्षम नहीं था। आखिरकार वे सब भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। पीछे से बाइकर हमला कर रहे होते हैं और सामने सिर्फ गहरी खाई। कोई रास्ता न बचने पर वे सब छलांग लगा देते हैं। इस दौरान मार्था को एक गोली लग जाती है और वह मर जाती है, लेकिन कुछ पलों बाद आसमान से वापस गिरती है। उसकी भी एक जिंदगी खत्म हो जाती है। यह सब देखकर स्पेंसर और उसके दोस्त में झगड़ा हो जाता है। उसका दोस्त गुस्से में कहता है, अगर तुम ये गेम न खेलते तो हम इस मुसीबत में न फंसते। स्पेंसर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह जिद करता है और लड़ाई के दौरान स्पेंसर को धक्का दे देता है। स्पेंसर खाई में गिरकर तुरंत मर जाता है, लेकिन फिर जिंदा होकर वापस लौट आता है। उसकी भी एक लाइफ कम हो जाती है। अब चारों को एहसास होता है कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो कभी इस गेम से नहीं निकल पाएंगे। वे फैसला करते हैं कि दुश्मनी छोड़कर सिर्फ साथ मिलकर खेलना ही इस जुमांजी को खत्म करने का रास्ता है। चारों दोस्त नक्शे के इशारों का पीछा करते हुए एक बड़े बाजार में पहुंचते हैं। स्पेंसर का दोस्त भूख से बेहाल हो रहा था और गलती से एक केक खा लेता है। जैसे ही केक उसके मुंह में जाता है, वह तुरंत मर जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद आसमान से नीचे गिरकर फिर से जीवित हो जाता है। बाजार में ही अचानक एक बच्चा आता है और कहता है, सामने वाले कमरे में जाना, अगर आंख झपकाई तो ये तुम्हें मार देगा। ये कहकर वह बच्चा गायब हो जाता है। चारों उस कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां एक बड़ा सा डिब्बा रखा होता है, जिसके अंदर एक खतरनाक सांप होता है। स्पेंसर जैसे ही डिब्बा खोलता है, समझ जाता है कि उन्हें उस सांप की आंखों में बिना पलक झपकाए देखना है। बेथनी कहती है, ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन सामने बैठते ही वह डर जाती है और अनजाने में पलक झपका देती है। सांप तुरंत मार्था पर झपट पड़ता है। स्पेंसर हिम्मत दिखाकर उसके मुंह को पकड़ लेता है और बाकी दोस्त डिब्बे से एक पर्चा निकालते हैं। उस पर्चे पर एक छोटा सा हाथी बना होता है और साथ लिखा होता है, जब हाथी को देखो तो चलते रहना। लेकिन यह सुराग अधूरा लगता है। तभी विलन के लोग हमला कर देते हैं और उसी दौरान खुद विलन भी सामने आ जाता है। वह स्पेंसर से गरज कर कहता है, मेरा हीरा वापस करो। मगर ठीक उसी समय एक लड़का धुआं फैलाकर उन्हें वहां से निकाल ले जाता है और एक गुफा में पहुंचा देता है। वह और कोई नहीं बल्कि वही एलेक्स था, जो 20 साल पहले इस गेम में गुम हो गया था। गुफा के अंदर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले सफेद धारदार ब्लेड्स, फिर मगरमच्छों से भरी खाई। बड़ी मुश्किलों से सब इन्हें पार करते हैं। इसके बाद एलेक्स अपनी सच्चाई बताता है, मैं 20 साल से इस गेम में फंसा हूँ। मेरे पास अब सिर्फ एक जिंदगी बची है, इसलिए मैं बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। ये सुनकर सबको समझ आता है कि जिस नक्शे का दूसरा हिस्सा वे ढूंढ रहे थे, वह दरअसल एलेक्स ही था। यही इस गेम की असली गुत्थी थी। अब वे सभी एक पूरी टीम बन जाते हैं। अगला लेवल था एक ट्रांसपोर्टेशन शेड। वहां 2 गार्ड कड़ी निगरानी कर रहे थे। सीधे घुसना नामुमकिन था। हथियार भी नहीं थे और जिंदगियां भी सीमित। आखिरकार तय होता है कि मार्था को भेजा जाए, क्योंकि वह अकेली लड़की थी। अब बेतनी, जो प्रोफेसर बन चुकी थी, मार्था को लड़कियों की अदाएं सिखाती है ताकि वह गार्ड्स को बहका सके। मार्था घबराहट में अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन जैसे ही गार्ड्स गाना चलाते हैं, उसकी असली ताकत सामने आ जाती है। वह फाइटर डांसर थी। वह धमाकेदार अंदाज में दोनों गार्ड्स को गिरा देती है। अंदर उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। सब तय करते हैं कि यही उनका रास्ता होगा, लेकिन मुसीबत ये थी कि हेलीकॉप्टर कोई चला ही नहीं सकता था। सबकी नजरें एलेक्स पर टिकती हैं, मगर वह झिझकता है। मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी बची है, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। स्पेंसर उसे हिम्मत देता है और आखिरकार एलेक्स हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, विलन के आदमी फिर हमला कर देते हैं। इस बार उनके साथ खतरनाक गैंडे होते हैं। एक गैंडा हेलीकॉप्टर के पंखे को नुकसान पहुंचा देता है। इस अफरात फरी में स्पेंसर के दोस्त को याद आता है कि हीरा उसके बैग से गिर चुका है और अब वह हीरा खतरनाक जानवरों से घिरा हुआ है। सवाल था, नीचे जाकर हीरा कौन लाएगा? स्पेंसर वक्त बर्बाद नहीं करता और अपने दोस्त को नीचे धक्का दे देता है ताकि जानवर उस पर टूट पड़े। खुद मौका पाकर वह हीरा उठा लेता है। एलेक्स स्पेंसर को बचा लेता है, मगर दोस्त को जानवर मार डालते हैं। कुछ ही पलों बाद वह फिर आसमान से गिरकर जीवित हो जाता है। उसी समय एलेक्स हेलीकॉप्टर को उल्टा करता है और स्पेंसर नीचे लटक कर अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। यूं वह उसे बचा लेता है। आखिरकार पांचों दोस्त उस पहाड़ पर पहुंचते हैं
जहां उनका असली मकसद पूरा होना था। सबके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन तभी अचानक एक मच्छर आकर एलेक्स को काट लेता है। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी बेतनी हिम्मत दिखाती है और अपनी एक जिंदगी एलेक्स को दे देती है। अगले ही पल एलेक्स फिर से जीवित हो उठता है। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल चीते की मूर्ति खड़ी थी। स्पेंसर आगे बढ़कर कहता है, मैं पहले जाऊंगा। वह जैसे ही रास्ते पर कदम रखता है, डरावने जानवर उस पर टूट पड़ते हैं और चीतों में से एक उसे मार डालता है। कुछ ही पलों बाद वह आसमान से लौटकर फिर जिंदा हो जाता है। स्पेंसर के दोस्त को अपने रास्ते में एक विशाल हाथी दिखाई देता है। तभी विलन बेतनी को पकड़ लेता है और घुर्राकर कहता है, हीरा मुझे दे दो, वरना ये जिंदा नहीं बचेगी। चीतों का झुंड फिर से स्पेंसर पर टूट पड़ता है। अफरातफरी में हीरा उसके हाथ से छूटकर ऊपर की ओर जा गिरता है। विलन बेतनी को छोड़ देता है, लेकिन सवाल यह था कि अब उस हीरे तक कौन पहुंचेगा। मार्था आगे बढ़ती है और कहती है, स्पेंसर तुम ऊपर जाओ, हीरा मैं संभालती हूँ। स्पेंसर एक बाइक पर सवार होकर शान से पहाड़ चढ़ने लगता है। दूसरी ओर मार्था हीरे की तरफ बढ़ती है और देखती है कि वह खतरनाक सांपों के बीच पड़ा है। तभी विलन भी पहुंच जाता है। मार्था हिम्मत दिखाती है और जानबूझकर एक सांप पर पैर रख देती है। सांप उसे काट लेता है और वह वहीं मर जाती है। जब वह फिर से आसमान से गिरती है तो हवा में ही हीरे को पकड़कर स्पेंसर की तरफ उछाल देती है। स्पेंसर हीरे को थामकर सीधे चीते की मूर्ति में लगा देता है। सब कुछ पल भर के लिए ठहर जाता है। कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक सबको याद आता है, गेम खत्म करने की एक आखिरी शर्त बाकी है। अब वे एक एक करके जोर से पुकारते हैं, जुमानजी। अगले ही क्षण जंगल का जादू टूट जाता है। फिजा बदल जाती है। हर ओर हरियाली छा जाती है। गेम का विलन और उसके भयानक जानवर गायब हो जाते हैं। सब जान जाते हैं ये डरावना सफर अब खत्म हो चुका है। वही आदमी जिसने शुरुआत में उनका स्वागत किया था फिर से सामने आता है और कहता है, तुम सबका शुक्रिया, तुमने हमारे जुमांजी जंगल को फिर से जिंदा कर दिया। वह एक एक कर सबके हाथ मिलाता है। जैसे ही उनके हाथ छूता है वे सब अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। आंख खुलते ही वे फिर से स्कूल की बेसमेंट वाले कमरे में होते हैं, अपने पुराने रूप में, ठीक वहीं जहां से यह खेल शुरू हुआ था। लेकिन इधर देखते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। घबराकर वे फ्रीक हाउस की ओर जाते हैं। वहां अब डरावनी वीरानी नहीं थी, बल्कि सुंदर सजावट थी। दरवाजा खुलता है और एलेक्स सामने आता है। वह सबको खुशी से हेलो करता है। बेतनी भी मुस्कुराकर जवाब देती है। एलेक्स उन्हें बताता है, गेम ने मुझे उसी वक्त वापस भेज दिया जब मैं गायब हुआ था। मैं अब अपनी असली टाइमलाइन में हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी जिंदगी बदल गई है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वे चारों, जो कभी एक दूसरे को दोस्त भी नहीं मानते थे, अब सच्चे साथी बन चुके थे। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि स्पेंसर का दोस्त वही वीडियो गेम तोड़ देता है ताकि यह शापित खेल फिर कभी किसी को अपनी गिरफ्त में न ले सके।